हमने पार्लियामेंट के अंदर 1999 में रेजोल्यूशन पास किया था। अरे भाई साहब, चाटना है उस रेजोल्यूशन को। सबसे बड़ा संकल्प मेरा है। कौन नहीं चाहता अपने घर वापस जाना? मुझे बताइए, कौन नहीं चाहता? आप पार्लियामेंट की एक सीट बढ़ा लोगे, 2 बढ़ा लोगे, लेकिन जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आप वो सीटें कहाँ से लाओगे? मुझे बताइए। आप कहते हो हम वापस जाएंगे और हमारे घर में हमें वो रिक्लेम करेंगे, कहाँ करेंगे? पानी में जाकर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज 20 जून है और ये दिन आज जो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के तौर पे मनाया जाता है। ये खासकर उन लोगों को समर्पित है जो किसी युद्ध या किसी आपदा के शिकार होने के बाद अपनी जगह से किसी और देश में पलायन करते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट राजीव चुन्नी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है और ये इसकी महानता भी बहुत है, क्योंकि अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना, फिर उसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें बहुत सारे जो है इनिशिएटिव या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस दिन को? देखें, ये उन लोगों के लिए अच्छा होगा जिनके यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कानून लागू होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि जितनी भी सार्क कंट्रीज़ हैं वो यूनाइटेड नेशन के उस रिफ्यूजी कानून का हिस्सा नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है। जिस वजह से एक रिफ्यूजी को क्या मिलना चाहिए, जो एक मापदंड यूनाइटेड नेशन ने तय कर रखे हैं, वो यहाँ नहीं मिल पाते, इसलिए क्योंकि भारत उस कानून को नहीं मानता। हालांकि बड़े सारे सार्क कंट्रीज़ हैं, तकरीबन सभी ने इस ट्रीटी को सिग्नेचर नहीं किए हुए, लेकिन बड़े सारे ऐसे देश भी हैं इन 7 देशों में से जिन्होंने अपने अंदर ऐसे कानून बना रखे हैं कि आखिर कोई विस्थापन में जाता है, भगवान ना करे कि किसी का विस्थापन हो किसी भी कारण से, तो उसको किस तरीके से हमने रिहेबिलिटेट करना है, किस तरीके से मदद करनी है। लेकिन भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसने बीते 80 वर्षों से 47 से लेकर आज तक, जब से हम डेमोक्रेट हुए हैं या भारत आज़ाद हुआ है, हमने कोई कानून इस तरह का नहीं बनाया, ना ही हम यूनाइटेड नेशन के कानून को मानते हैं। और हमारे लिए दुख की बात ये है कि हम लोग ना तो रिफ्यूजी माने गए और हमें विस्थापित कहा जाता है जिसका कोई लीगल एंटिटी नहीं है, जिसकी कोई लीगल टर्म नहीं है। तो हम कहते हैं भाई क्यों नहीं मानते आप, हमें रिफ्यूजी स्टेटस क्यों नहीं देते? तो भारत सरकार का ये कहना है क्योंकि आप उन इलाकों से विस्थापित हो जो भारत का अभिन्न अंग है, चाहे पाकिस्तान के कब्ज़े में है। तो हम अपने ही इलाके से आए हुए लोगों को रिफ्यूजी नहीं मान सकते। रिफ्यूजी वो होता है जो विदेशी भूमि से आए। इस जवाब ने बीते 80 सालों से, आज 8 दशक गुजर गए, मेरी कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया। क्योंकि एक जीने के लिए जो सहारा होता है वो इंसान की पूंजी, उसकी चल अचल संपत्ति होती है जो उसने पूरी ज़िंदगी में बनाई होती है ताकि उसके बच्चे भी आगे चलकर उसको भोगें। लेकिन मेरे केस में मेरी अचल संपत्तियां लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ी हैं। आज तक उसके मुआवजे नहीं दिए गए, ये कहकर कि अगर हम आपको उनके मुआवजे देते हैं तो एक संदेश जाएगा वर्ल्ड ओवर कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया है। ये एक तमाशा है। मैं समझता हूँ कि आज के दिन जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जा रहा हो, तो हमारे मानव अधिकारों का लगातार हनन हो रहा हो। आज भी मेरे 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। जो 20% लोग आपको दिखते हैं वेल ऑफ, उन्होंने अपनी मेहनत करी है। मेहनत किसी भी संविधान के अंदर गुनाह नहीं है, अपनी मेहनत से खड़े होना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सरकार की जो दायित्व होता है, जो ड्यूटी बाउंड होती है गवर्नमेंट, उसमें वो कहीं ना कहीं लैक है उसका। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप यूनाइटेड नेशन के उस कानून को नहीं मानते तो आप अपने अंदर कोई इस तरह का कानून बनाते कि जब तक पाक अधिकृत कश्मीर वापस आता है तो इन लोगों के पुनर्वास का क्या फार्मूला, क्या तरीका अख्तियार किया जाए, ताकि इन लोगों को, यहाँ तो क्या है कि शोर मचाते जाओ, थोड़ी बहुत कहीं आवाज़ जाएगी तो 1-आध रुपया आपके जेब में आ जाएगा मदद के लिए, लेकिन फिर वहीं पे बात आ जाएगी। यानी लड़ के आज 30 से अधिक वर्ष तो हमारी संस्था को हो गए। मेरे से पहले भी कई संस्थाएं आईं, बेचारे चले गए इस दुनिया को छोड़कर, हम भी जाएंगे, आगे कोई और लड़ेगा। ये सिलसिला कब थमेगा? मैं समझता हूँ कि जिसको हम कहते हैं कि एक इंसान जिसकी एवरेज उम्र जो है वो 70 साल लगा लो, 80 लगा लो, उसके अंदर वो संघर्ष ही करता रहा, एक जगह से उठा दूसरी जगह से तीसरी जगह, और उसका पुनर्वास ही ना हो,
तो वो कैसे, उसका जीवन यापन कैसे होगा? मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी त्रासदी है और एक बड़ा पाप है जो इन लोगों के साथ हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा पाप है। आज के दिन मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, यूनाइटेड नेशन को और भारत सरकार को ये आह्वान करूँगा आपके माध्यम से कि भारत सरकार मिल बैठकर यूनाइटेड नेशन के साथ, हमारे साथ कोई इस तरह का फार्मूला बनाए। कम से कम जितनी प्रॉपर्टीज़ हमारी वहाँ रह गई हैं, आज तो कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जहाँ पर डैम बन चुके हैं। पाकिस्तान ने मंगला डैम बना दिया, वहाँ पर डूब चुकी हैं प्रॉपर्टी। आप कहते हो हम वापस जाएंगे और हमारे घर में हमें वो रिक्लेम करेंगे। कहाँ करेंगे? पानी में जाकर करेंगे। आफ्टर ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ थी हमारी पाकिस्तान के साथ, और फिर जब ये डैम बने, इसको अपना वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंडिंग की। तो जब फंडिंग हुई है तो उसके बाद भी हमें पैसा ना मिलना या हमारी ज़मीनें पानी में चली जानी, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारा जो आप कह लो कि अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो सहयोग होना चाहिए था भारत सरकार का, कहीं ना कहीं उसमें कमी है हमारे केस को लेकर। और हम क्या कहते हैं, जब चुनाव आता है पीओके खाली कराएंगे। अभी पीछे मैंने सुना एक बयान ये आया कि पीओके में ऐसे हालात बन गए हैं कि वो लोग अपने आप हिंदुस्तान से आ जुड़ेंगे। अरे भाई साहब, जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुंह इस तरफ किया था 1947 में कि हम लोग हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हम भारतवासी हैं, भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन हमारी आप ख्याल नहीं कर रहे, तो आप किन लोगों की बात कर रहे हो? तो इसलिए इस दिन पर मैं समझता हूँ कि हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए पूरे देश और दुनिया को कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो ताकि इन लोगों की मदद की जा सके। सर, आपने मुआवज़ों की बात की कि सरकार की तरफ से मुआवजे जो हैं अभी तक आपको संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाए हैं। क्या लगता है जब वादे किए जाते हैं फिर वो वादे पूरे भी नहीं होते, लेकिन उसका जो खमियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ता है? देखें, जो आप वादों की बात कर रहे हो, ये वादे जो है ना, ये चलते फिरते वादे हैं। हमने कह दिया, सरकार ने पूरी बात नहीं सुनी, थोड़ी सुनी, कर दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तय सीमा होती है। जैसे यूनाइटेड नेशन ने कानून बना रखा है कि एक विस्थापित अगर आया है तो उस विस्थापित के क्या अधिकार है, उसको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप काम करो, एक समझो एक स्कीम बनाकर, एक योजना बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से बीते 80 वर्षों में, मेरी भी आज उम्र 60 से ऊपर हो गई है, मेरे पिताजी गुजर गए, दादाजी चले गए, सब चले गए, लेकिन हमने नहीं देखा कि योजनाबद्ध तरीके से हमारे लिए कोई काम हुआ हो। ये बस हवा में बात है, भाई हमने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, तो ऐसे बातें खत्म हो जाती हैं। पीओके भारत का एक अहम हिस्सा है जिसको लेकर सरकार इस समय बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। हालांकि अभी पीछे जो इंडो पाकिस्तान के बीच में एक टेंस माहौल रहा है, उसमें भी उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, शायद भारत सरकार जो है पीओके को जो है वो वापस ले लेगी। देखें, पंचायतें, लोकल बॉडीज़, असेंबलियाँ, पार्लियामेंट, ये जितने बनते हैं ना, ये आफ्टर ऑल एक आम इंसान की बेहतरी के लिए बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम इलाके की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से आए हुए विस्थापितों की बेहतरी की बात नहीं करते। मैं हैरान हूँ कि हर जनसभा में हर एक राजनेता, हर पार्टी का, वो ये बात करता है जी पीओके हम खाली कराएंगे, हमारा संकल्प है, हमने पार्लियामेंट के अंदर 1999 में रेजोल्यूशन पास किया था। अरे भाई साहब, चाटना है उस रेजोल्यूशन को। अगर लोग यहाँ, हालत ख़राब है लोगों की, उनकी हालत कब ठीक करेंगे आप कम से कम ये देखें, ये एक इंसानी मसला है, ये राजनीति से ऊपर उठकर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन हर बार इसकी बंसरी बजानी कि पीओके खाली कराएंगे, वो अपने आप खाली हो जाएगा, ऐसे हालात बना देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जो 12 लाख लोग जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, भाई साहब, उनकी बात आप कब करेंगे? आपको शर्म क्यों आती है? तो रेजोल्यूशन में कोई चेंज चाहते हैं? नहीं, हम चेंज नहीं चाहते। हम कहते हैं ठीक है, संकल्प है भारत का, सबसे बड़ा संकल्प मेरा है। कौन नहीं चाहता अपने घर वापस जाना? मुझे बताइए, कौन नहीं चाहता? मैं आज भी, चाहे मेरी पैदाइश जम्मू की है, लेकिन मैं आज भी माँ बोली बोलता हूँ, जो मेरी माता, मेरे पिताजी बोलते थे मीरपुर के अंदर। हालांकि मैंने वो बोली ना सीखी है ना देखी है, लेकिन चूंकि खून में आई है। कौन नहीं चाहता अपने घर जाना? हमें भी बताया जाता था, ज़मीनें थी, बाग थी, ये था, वो था। कहाँ है वो आज? 4 मरले के मकान में हम रहते हैं। सारी दुनिया आज इसी तरह से रह रही है। वो भी भारत सरकार ने उस समय आके जो थोड़ा बहुत लोगों को दिया था कि गुजारा करिए, आपको घर वापस ले जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि इस दिन
जब अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है तो कहाँ सोए हुए हैं सारे जो फोरम हैं, चाहे वो मानव अधिकारों का फोरम है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, चाहे यूनाइटेड नेशन है, चाहे भारत सरकार के अहलकार हैं, कहाँ हैं वो? ऐसी बातें कर देना और लंबी लंबी हाँकना कि ये हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ, आप देख लीजिए एक रिकॉर्ड निकाल कर, जब भी चुनाव आते हैं तो पीओके पर बड़ी बड़ी लंबी बातें होती हैं, लेकिन विस्थापितों पर बात नहीं होती है। विस्थापितों का कोई जिक्र नहीं करता। अरे भाई साहब, उस इलाके को लेकर आप पार्लियामेंट की 1 सीट बढ़ा लोगे, 2 बढ़ा लोगे, लेकिन जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आप वो सीटें कहाँ से लाओगे, मुझे बताइए। ये सारा कुछ लोगों के साथ जुड़ा है, उनकी वेलफेयर के साथ जुड़ा है, उनकी बेहतरी के साथ जुड़ा है। उनकी बेहतरी आप करना नहीं चाहते। आप 80 दशक की बात कर रहे हैं, लगभग 8 दशक हो चुके हैं आपको इस लड़ाई को लड़ते हुए। बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गई। हर बार सरकार जब भी इलेक्शंस आती हैं तो बड़े बड़े, जैसे आपने कहा, वादे करती हैं, लेकिन विस्थापितों की बात कोई नहीं करता। क्या सोचते हैं आप, जो इस समय मौजूदा सरकार है, जिस तरह से वो बातें कर रही है, जिस तरह से वो कह रही है बातें, क्या अमली जामा इस बात को पहनाया जाएगा या वो ये भी सिर्फ बात ही रह जाएगी? नहीं, मुझे लगता नहीं कि इसको कोई प्रैक्टिकल शक्ल देगा, क्योंकि ये एक नारा है, वो नारा इसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। जो नारे हमारे अंदर थे उन नारों को तो हमने पूरा कर लिया, जिसमें 370 हटाना या यहाँ पर और जो बातें थी, राम मंदिर बनाना, वो हमारे इंटरनल मामले थे। क्योंकि ये एक हमारे बाहर की भूमि जुड़ी हुई है, पाकिस्तान के साथ इसका संबंध है। अब ये कब पूरा होगा, हम तो कहते हैं हमारी इच्छा है कि सुबह पूरा हो, लेकिन आप जब तक पूरा करते हैं भाई साहब, कम से कम उन लोगों को तो ज़िंदा रखिए जो वहाँ की निशानी है और जिन्होंने हिंदुस्तान को अपने सीने से लगाया और इस तरफ आना मंजूर किया। हालांकि तब लोगों के सामने ये इच्छा थी उनकी कि वो चाहें तो धर्म परिवर्तन करके पाकिस्तान में रह सकते हैं, वो चाहें तो मारे जा सकते हैं, वो चाहें तो हिंदुस्तान जा सकते हैं। हमने कहा नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हमारा देश हिंदुस्तान है, हम वहाँ जाएंगे। तो हमारी यही इच्छा थी कि आज हम आ रहे हैं तो कल हम वापस लौट आएंगे, बड़ी जल्दी इस इलाके को खाली कराया जाएगा। लेकिन हम हैरान हैं, सदियां बीत गई, आप देखो कि 8 दशक बीत गए, लेकिन आज तक कोई बात ही नहीं हो रही, बस नारे हैं। ये तो मुझे याद है कि कहाँ से शुरू हुए थे, पंडित नेहरू से, कि हम खाली कराएंगे। आज मोदी जी तक आ गए तो खाली तो हुआ नहीं। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये जल्द से जल्द अपना काम करें, लेकिन हमारा ख्याल रखें, ऐसी मेरी इच्छा है। उम्मीद पर दुनिया कायम है और यही उम्मीद जो है रेफ्यूजीज़ आज भी लगाकर बैठे हैं। 8 दशक हो चुके हैं, लगभग सरकारें आई और गईं, बहुत सारे वादे भी हुए, बहुत सारी बातें भी हुई, लेकिन आज भी रेफ्यूजीज़ अपने घर जाने के लिए उसी तरह से तरस रहे हैं जैसे पहले तरसा करते थे। अब आने वाले समय में घर वापसी होती है या नहीं, लेकिन हर 20 जून को जो है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है। इस पर भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी बातें भी जो है वो की जाती हैं, लेकिन आज भी वो बातें धरातल पर ज्यों की त्यों ही है। क्या कुछ आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।